ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। 14 अगस्त 1947 एक ऐसा तारीख़ी दिन है जिसमें जो है वो हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि आज़ादी की कीमत उन लोगों से पूछनी चाहिए जिनके पास ये नेमत है नहीं। पाकिस्तान को आज़ाद हुए इस साल जो है वो 78 साल हो जाएंगे। 78 साल के इस अरसे में बहुत सारे हमने उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हमने फ़ेस की, बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारी कामयाबियाँ मिली। और अगर हम बात करें इस साल के 14 अगस्त की, तो इस साल का 14 अगस्त जो है वो लोगों को अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा जोश व खरोश उनमें नज़र आता है। और वजह क्या है? वजह मैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं अगर हम, तो जिस तरीके से ये तहरीक चली, जिस तरीके से लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपना सामान, अपने रिश्तेदार, अपने खूनी रिश्ते, सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया और वो पाकिस्तान आए। ये एक बहुत ही एक ऐसी तारीख़ है जिसके बारे में शायद आजकल की जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन है जिसको हम कहते हैं वो नहीं जानती है। पता होना कितना ज़रूरी है। और इसके बारे में तो सवाल भी इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये इतना ही ज़रूरी है कि जितनी आज़ादी हमारे लिए ज़रूरी है, ये उतना ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आज हमें पता होगा तो हम कल को आने वाली जनरेशन को बता सकेंगे और वो भी इस बात का शुक्र अदा करेंगे कि आज़ादी जैसी नेमत जो है वो हमें मिली है। तो आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालेंगे, वो कुर्बानियाँ जो दी गई पाकिस्तान की खातिर उस पर बात करेंगे। उस वक्त क्या जोशो जज्बा था, आज क्या जोशो जज्बा है, इन सब पर बात करेंगे। तो आइए इस ख़ास शो का आगाज़ करते हैं और ये भी देखते हैं कि इस दफ़ा के 14 अगस्त को लेकर लोग कितने एक्साइटेड हैं। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की तारीख़ की बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान अलग हुआ 14 अगस्त को जो हमें आज़ादी मिली, उस वक्त जो लाजवाल कुर्बानियाँ दी गई उसके बारे में बात कर रहे हैं हम देख रहे हैं आजकल की जनरेशन को कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं उसके बारे में। वजह क्या है इसकी? वजह तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं ना। तालीम हासिल करें तो पता लगे, इसलिए इस चीज़ का पता नहीं होता। आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है जिसको लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो कुर्बानियाँ उस वक्त दी गई, जो जोशो जज्बा था, आपको लगता है कि आज कल हर पाकिस्तानी में वही जोशो जज्बा है? वैसा तो है नहीं, मगर है फिर भी थोड़ा बहुत है, नहीं आधा है, तकरीबन आधा है। हमारे अल्लाह अकबर में बहुत ताकत है। ऐसा है जी, बेशक जी बेशक। तो इस दफ़ा का 14 अगस्त कुछ खास होने वाला है? इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। बेहतर ही होगा। आप एक्साइटेड हैं? झंडियाँ वगैरह लगती हैं घरों में? हाँ लगती हैं, हमने बाइक पे भी लगाया झंडा, बच्चों के बेज भी लगाए, ला के रखे। तो 14 अगस्त पे क्या करेंगे आप? कहाँ जा रहे हैं फिर? तकरीबन घर के आसपास ही होते हैं। आज हमने विजिट कर लिया बच्चों को लेके, इसलिए रश पे आ नहीं सकते। रश वाले मामला और 14 अगस्त के वक्त करा दिया बच्चों को, बाकी एंजॉय घर के आसपास कर ले। बाकी जो एंजॉयमेंट होगी वो घर के आसपास होगी, वहाँ पर जो है एंजॉय करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। सर जी मुझे ये बताइएगा, 14 अगस्त हम मनाते हैं, 14 अगस्त 1947 एक तारीख़ी दिन है जिसके बारे में हमारे आजकल के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो नहीं जानते हैं। इनको क्या कहेंगे आप? यार ये तो जाना पड़ेगा बच्चों को भी। ये तो सारे किताबों में तो कायद-ए-आज़म का बहुत ये मशरक़ आलम में तारीख़ में लिखा हुआ है। कायद-ए-आज़म को तो छोटा बच्चे भी जानते हैं, जो 2 साल छोटा बच्चा तो जानता है, लेकिन उनको ये नहीं 5 साल वाले को भी जानते हैं। ऐसे नहीं कि कायद-ए-आज़म तो पाकिस्तान बनाया है, कायद-ए-आज़म ने तो बहुत थकावट की है, बहुत कुर्बानी दी है। उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल था, उसके साथ लियाकत अली खान था, उसके साथ और सर सैयद अहमद खान था, उसके साथ मौलाना जौहर था, तो सारे इसके साथ इकट्ठे थे। अच्छा ये बताएं कि जैसे आजकल हम देखते हैं जिस तरीके से लोग मायूस हैं, लोगों को परेशानियां भी होती हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें क्यों दिया अलग वतन, हमें ना देते, हम वहीं अच्छे थे। बस तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? तो अच्छा पाकिस्तान बनाया, अभी तो बाद में जो लोग हेरे फेरे कर रहे हैं उसमें तो कायद-ए-आज़म का क्या कसूर है? कायद-ए-आज़म ने तो हमारे लोगों के लिए मुल्क बनाया है। मुल्क का तो कसूर नहीं है ना, अगर मुल्क में रहने वाले ख़राब है। मुल्क में रहने वाला ख़राब है। मुल्क में क्या सिस्टम, तो वही सिस्टम है जो आइन पाकिस्तान बनाया है। आइन में ये तो सार लिखा है, यार कौम का, पंजाबी का अपना हकूक़ है, पठान का अपना हकूक़ है, बलोच का। अच्छा ये बताएं, जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आप कितने साल के थे?
मैं तो पैदा भी नहीं हुआ है ना। आप नहीं थे उस नहीं, मैं तो हमारा पैदाइश तो 67 पैदाइश है। 10-15 साल बाद पैदा हुए आप? 15-10 साल किधर, बहुत हमारा पैदाइश 1966-67 है। अच्छा, आपके घर आपके अम्मी अब्बू ने क्या बताया आपको कि ये जब पूरी हिजरत हुई, पूरी लाजवाल कुर्बानियाँ थी लोगों की, किस तरीके से घर वालों ने आपको बताई? हम लोग तो कोयटा से ताल्लुक थे, लोरलाई गुलिस्तान की। गुलिस्तान में तो बहुत पसमानदगी होता है, बहुत न तालीम है उसमें, न बिजली है, न पानी है, न रोड है, कुछ भी नहीं है। बस हम लोग ऐसे फिर रहे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आज़ाद तो है ना? आज़ाद तो है, हाँ ना। अभी तो वो कायद-ए-आज़म ने तो हकूक दिया है, ज़ियारत में उसका रेजिडेंसी बना हुआ है, ज़ियारत में उसका तकरीबन स्टे हुआ है। ये तो मुल्क में उसको जाना पहचाना तो सारे लोग पहचानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं ज़रा। जैसे हम बात कर रहे थे कि 14 अगस्त की अगर हम बात करें तो 14 अगस्त जो कि कुछ दिन दूर है और आवाम के अंदर जो जोशो खरोश हमें नज़र आ रहा है, आपको नज़र मेरे पीछे भी आ रहा होगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कायद-ए-आज़म के मज़ार पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं और इसका मकसद यही होता है कि आया जाए, दोबारा से तारीख़ के पन्नों को ज़रा पलटा जाए, ज़रा दोबारा से तारीख़ को जाना जाए कि क्या हुआ था उस वक्त, वो लाजवाल कुर्बानियाँ। और जब आप वो सारी चीज़ें एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं तो फिर आपको एहसास होता है, फिर आपको कदर होती है कि हमारे जो आबा व अजदाद थे उन्होंने क्या कुछ किया था और किसके लिए किया था। सिर्फ़ एक आज़ाद रियासत के लिए, जहाँ पर जो है वो हम मुसलमान एक आज़ाद रियासत की हैसियत से रह भी सकें और जो भी हमारे हुकूक हैं या जो भी हम करना चाहते हैं आज़ाद कौम के तौर पर जो है वो दुनिया हमें जाने। यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, ज़रा क्विकली उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताओ कि कायद-ए-आज़म का मज़ार इससे पहले देखा था? हाँ, 6 साल पहले देखा था। कोई चेंज आया है? नहीं, वो ख़राब हुआ सब। ख़राब हो गया पहले से, आपको लग रहा पहले है? से ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा, ये बताओ कि 14 अगस्त की तारीख क्या है? 14 अगस्त की तारीख क्या हुआ था 14 अगस्त को? पाकिस्तान वजूद में आया था। तो ये जो हम आजकल देख रहे हैं नौजवानों को ना तारीख़ पता होती है, ना नौजवान जो है वो उस तरीके से शुक्र अदा करते हैं। नौजवान तो यही कहते हैं कि ठीक है, इस मुल्क में क्या रखा है, वापस चलते हैं, कहीं और चले जाते हैं, क्या ज़रूरत थी इस आज़ादी की? मुल्क में बेहतरी करें ना। नौजवान नस्ल यही चाहती है कि उनके पास आमदनी के वसाइल ज़्यादा हों, तो इधर नहीं है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ मैं भी बैठ जाऊँ। तो आज़ादी की कीमत क्या है? आज़ादी की तो काफ़ी कीमत हम नहीं चुका सकते। तो आपको लगता नहीं है कि अपने नहीं आज़ाद उनसे पूछे ना। ऐसा ही है, हम तो आज़ाद हैं, फिर भी जो मुल्क नहीं आज़ाद वो आज भी अपनी आज़ादी के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और ख़बरें जिस तरीके से आती हैं, जिस तरीके से दुनिया भर से हम कनेक्ट करते हैं, हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप बाहर चले जाएं। हाँ, तो यहाँ पर नहीं रहना। नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ज़रा चंद और लोगों से क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वलीद है। वलीद है। वलीद साहब, आप बताएं, पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है आपको? पाकिस्तान से सिर्फ आजकल के नौजवानों की नाम की मोहब्बत है, वैसे जाना सारे मुल्क से बाहर ही चाहते हैं। सारे बाहर ही जा। तो पाकिस्तान अपने वतन से मोहब्बत नहीं है जो इतनी कुर्बानियों से हासिल किया हमने? अगर देखें ना, अब मेरी 16 साल एजुकेशन है, आगे तकरीबन 15 साल मैंने मुकम्मल हो गया, 1 साल आगे मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। मैं बेहतर फ्यूचर के लिए यही चाहूँगा, अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मैं किसी और कंट्री को फोकस करूँगा। लेकिन हम जो नौजवानों को देख रहे हैं, इस साल का 14 अगस्त जो है वो यही कहा जाता है कि बाकी 14 अगस्त से ज़रा डिफरेंट होगा। वजह क्या होगी इसकी? इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा जोशो खरोश देखने को मिलेगा हमें। नहीं, जोशो खरोश कहाँ से मिला, लेकिन एक साल में देखें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ जाते हैं। किस वजह से? अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं है, तो हर साल लोग कम ही नज़र आते हैं इस वजह से। तो कोई मिली नगमा आता है, कोई शेर आता है, मिली नगमा? कायद-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करना हो? कायद-ए-आज़म का शुक्रिया यही करेंगे कि इन्होंने तकरीबन 1947 में हमारे लिए आज़ाद वतन दे दिया। ये आज़ादी की कीमत उन लोगों से पूछी जाती है जिनके यहाँ आज़ादी नहीं पाई जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास तो चूँकि हम ऑलरेडी एक आज़ाद रियासत में हैं और ऐसा हो जाता है अक्सर, कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई ना कोई लॉकडाउन लग जाता है या इस तरह की कोई हड़ताल। अब तो खैर हड़ताल वाला कल्चर नहीं है, लेकिन जब हड़ताल वाला कल्चर था, या ऐसा हो जाए कि नेटवर्क्स हमारे बंद हो जाते हैं कुछ घंटों के लिए, तो भी हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम ज़्यादा देर अगर ऐसा कहा जाए कि दिनों तक हम अपने घर में रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते।
क्योंकि हमें बाहर जाना होता है, हमें घूमना होता है, या हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो तमाम तर ममालिक जहाँ जो हमें नज़र आते हैं। मकबूजा कश्मीर की बात कर लें, मकबूजा कश्मीर में होने वाला है जुल्म, होने वाला जो जबर है, वो इस बात का सबूत है कि आज़ादी जो है वो उसकी कीमत लोग किस किस तरीके से जो है वो चुकाते हैं। यहाँ पर कुछ ख़वातीन हैं, उनसे भी करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, जब कायदे आज़म साहब ने तहरीक चलाई 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, आप कहाँ थी? हम तो पैदा नहीं हुए थे। आप नहीं हुई थी पैदा। क्या बताया आपके घर वालों ने आपको? हम 50 साल के हैं अभी। तो आपके घर वालों ने बताया कि 14 अगस्त को क्या हाँ, हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ये हमारे बानी, हम इनके शुक्रगुजार हैं। इतने अच्छा पाकिस्तान दिया, तो बहुत लोग अच्छा आजकल मुल्क है। नाशुक्री क्यों करते हैं फिर? नाशुक्री है ना, तो जब तो लोग परेशान है ज़्यादा। तो नाशुक्री तो देखें, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। लोगों से मैं बेशक। बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है बस आज़ाद हम हो गए, बस ठीक है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बहुत, हम बहुत खुश हैं। फलस्तीन में हर जगह देखो कि सैलाब आ रहे हैं, इतनी तबाही मच रही है, जानी नुकसान, माली नुकसान कितना हो रहा है, उसके निस्बत हम बहुत बेहतर है माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, लोगों से जब हम बात करें, नौजवानों से ख़ास तौर पर, नौजवान आज़ादी को सीरियसली नहीं लेते। नहीं जी, बिल्कुल सब सीरियस लेते हैं। माशाल्लाह हमारे लिए पाकिस्तान आज़ाद होना एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और हम इस पे अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि हमें इस नेमत से नवाजा है। आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस वक्त अगर कौम किसी बंदिश में है तो वो जो कौम के ऊपर कर्जा है ना, कभी वो उतर जाए ना तो कौम जो ना पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी। हुकूमत से मैं अक्सर यही सोचते हैं लोग कि कर्जा चढ़ कैसे गया ऐसी कौम पे, जो कायदे आज़म के मज़ार पर चढ़ जाती है उस पर कर्जा कैसे चढ़ गया? ये बात तो है बिल्कुल। आप ये बताएं कि क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ। अच्छा। और रैप भी करता हूँ और वैसे नॉर्मल सिंगिंग भी करता हूँ। आप बता दें आप क्या सुनना कुछ चाहिए? भी सुना दें जो आपको पसंद हो। रैप जो सुना देता हूँ। होया जदों दा मैं जवान, जग जग दा मैदान, अपने पर आए मेरे उत्ते गोलियां चलान, मेरे वास्ते बचने को भजन दे रास्ते, छुपा फिरा गुजारा जिंद मैं नशे दी आस्ते, करां तकरीरां अखबारां च बयान दवां, नशे च मैं 24 घंटे पैसे पिछे जान दवां, जी यार लिखां यारां नूं तसल्लियां, कबरस्तान मेरे दुश्मनां दी गलियां, पैसे दे नशे ते नशे दे प्यार च आपां यारां दे दुश्मन ते दुश्मनां दे यार, मैंने छोटी उम्र तो पहचान ली दुनिया, वड्डे शिकारियां तो सिक्खिया भी सुनिया, ते पैसे दी अमीरी नाल दिल नूं आराम, वे नशे च वड्डी तो वड्डी मुश्किलां आसान, ते प्यार देने रूप हजार, इस सिक्खिया मैं दुनिया च आन दे बाद। ठीक है जी, वाह जी वाह वाह वाह, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिंगिंग फ्यूचर। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, और 14 अगस्त के मौके पर हम लोग जो हैं वो मौजूद थे आज कायदे आज़म के मज़ार। और जैसे कि कराची वाले बहुत अच्छे तरीके से बात जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कायदे आज़म की यादगार हैं, उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो म्यूज़ियम है उसके अंदर हम आए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं। ये जो है लेफ़्ट हैंडेड गाड़ी है, 1947 की, कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी ये गाड़ी, और इसका जो नंबर प्लेट है वो ब्रिटिश नंबर प्लेट है, और ये वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो इसका जो मॉडल है वो 1938 का मॉडल है, और यहाँ इसके बारे में भी हम बताएं तो ये वो गाड़ी है जो कायदे आज़म के पर्सनल इस्तेमाल में थी, जिसको वो पर्सनली तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएँ, यहाँ पर आपको कायदे आज़म की जवानी की तस्वीर नज़र आ रही होंगी, साथ ही साथ कायदे आज़म की रिवायती जो लिबास में उनकी कुछ पिक्चर्स हैं वो नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर जो है उनके ड्रेसेस जो कि पढ़े में हैं। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जो बताते हैं वो ये बात कहते हैं कि कायदे आज़म जो हैं उनको पसंद था कि वो ज़रा ड्रेस्ड अप रहें, अच्छे तरीके से नज़र आएँ। तो यहाँ पर आपको तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिस तरीके से वो जो है वो रहा करते थे, या जिस तरीके से भी वो। अब ये जैसे देखें, अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो बहैसियत बैरिस्टर उनकी ये वो तस्वीर है जो उस मौके पर ली गई थी। कायदे आज़म के भाई हैं यहाँ पर अहमद अली जना, उनकी पिक्चर भी यहाँ पर लगी हुई है। कायदे आज़म के वालिद मोहतरम जना पूंजा साहब भी जो हैं उनकी पिक्चर भी यहाँ पर लगी हुई है। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारी आवाम को उस तरीके से नहीं पता है। हम आते भी हैं तो हम बस चंद तस्वीर लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। उस तरीके से जो है वो हम लोग जो हैं वो उसकी स्टडी नहीं करते या उसकी हिस्ट्री में नहीं जाते। ये कायदे आज़म की जना कैब की तस्वीर है
जो कि हम सब लोग एक स्पेसिफिक कैप है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिना कैप है। यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लगाई गई हैं। ये उनके तमाम तर जूतों की कलेक्शन है जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी। और यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं, जितने भी हमने शोज़ किए हैं, यही कहा जाता है कि वो तमाम तर चीज़ें जो कि पूरे पाकिस्तान में या कहीं कहीं से भी जो मिल सकी, उनको जो है वो सेफ़ एंड साउंड यहाँ पर रखा गया ताकि आवाम जो है वो उसको देख भी सके और उसको इन चीज़ों को जो है वो आवाम याद भी रख सके। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो सोफ़ा सेट है, ये इसकी कंडीशन हम ये नहीं कह सकते कि 10 on 10 है, बट ये वो सोफ़ा सेट्स हैं जो कि कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल थे। कायद आज़म जो कि बानी पाकिस्तान है, ये उन्हीं सोफ़ों की पर बैठे हुए कुछ पिक्चर्स हैं कायद आज़म की, जो कि इस बात का सबूत है कि ये सोफ़े उनके ज़ेरे इस्तेमाल थे। ये BBC के नुमाइंदे को दिया हुआ उनका एक इंटरव्यू है जहाँ की पिक्चर है। साथ ही साथ यहाँ पर भी कायद आज़म आपको नज़र आ रहे होंगे बैठे हुए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, उनको जो है वो जिस तरीके से भी बेहतर किया जा सकता था उस तरीके से जो है वो उनको बेहतर करके यहाँ पर रखा गया है ताकि जो है लोग इसको देख सकें। साथ ही साथ आगे अगर बढ़े तो ये देखिए कायद आज़म की जो हैं वो हमशीरा उनके साथ हैं, फ़ातिमा जिन्ना के हमरा उनकी तस्वीर है। उसके बाद कायद आज़म की अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ एक और तस्वीर मौजूद है। फिर उनकी एक और तस्वीर मौजूद है जो कि कायद आज़म की बेटी के ही साथ है। और ये पूरे का पूरा डाइनिंग टेबल है जो यहाँ पर मौजूद है और इसको भी यहाँ पर जो है वो रिस्टोर किया गया है, यहाँ पर रखा गया है। और ये वो डाइनिंग टेबल है जो कि कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल था। यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपको नज़र आ रही होगी मार्शल उमर ऑफ चाइना की ने जो है ये प्रेजेंट की थी पेंटिंग, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। साथ ही साथ कायद आज़म की एक और हमशीरा जिनको लोग नहीं जानते हैं, बहुत हम कह लें नॉर्मली फ़ातिमा जिन्ना की बात होती है, एक और उनकी बहन शीरी बाई, उनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ जो है कायद आज़म की जो वाइफ़ है उनकी तस्वीर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम तर क्रॉकरी जो आपको नज़र आ रही है ये वो क्रॉकरी है जो कि कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल थी। साथ ही साथ यहाँ से अगर मज़ीद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी मौजूद हैं, कुछ जो सिक्के चला करते थे, कुछ कॉइन्स जो कि चला करते थे वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आपको वो नज़र आ रहा होगा कि पोट्री बाउल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ ही साथ मेटल बाउल्स, ये वो तमाम तर वुडन बाउल्स हो गए, वुडन गॉबलेट हो गया, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल थी। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रेम करके जो चीज़ें रखी गई हैं वो तमाम तर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनकी यादगार है यहाँ पर जो कि लगाई गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे वुडन शील्ड है जो कि निज़ामिया ज्वेलरी मार्ट अहमदाबाद इंडिया की जानिब से जो है वो पेश की गई थी। ये मैप है पाकिस्तान का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक और पाकिस्तान का मैप है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर आपको तमाम तस्वीरें, तमाम तरीके देखें, कुछ जो चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में मौजूद हैं, कुछ जो हैं वो आपको दूसरी ज़बानों में नज़र आएंगी जो यहाँ पर जो है वो लिखी होंगी, कुछ हिंदी ज़बान में लिखी गई हैं, कुछ यहाँ पर और चीज़ें भी मौजूद हैं। और यहाँ पर एक और बॉक्स मौजूद है जहाँ पर जो है वो तमाम तरह तस्वीर उनकी मौजूद हैं। इनको अगर हम पढ़ते हैं तो ये जो एक ख़ास पिक्चर है ये कायद आज़म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए की उनकी पिक्चर है जो कि ली गई थी। उसके ऊपर अगर हम देखें तो ये भी कायद आज़म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करने जा रहे थे जब उनकी ये पिक्चर, ये तस्वीर उनकी ली गई है। ये जवाहरलाल नेहरू के हमरा शिमला में उनकी पिक्चर थी जो कि ली गई है। साथ ही साथ यहाँ से आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं। अब ऊपर एक पिक्चर है जहाँ पर हमें तमाम तर लोग नज़र आ रहे हैं जिनको मैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनकी हिस्ट्री हम लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। और साथ ही साथ आगे अगर देखें तो कायद लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन के हमरा 5 अप्रैल 1947 को न्यू दिल्ली में ली गई पिक्चर है जो कि यहाँ पर लगाई गई है। और कायद आज़म असेंबली में रजिस्टर्ड पर दस्तखत करते हुए भी उनकी यहाँ पर एक पिक्चर लगाई गई है। यहाँ से ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए उनकी कायद आज़म साहब की पिक्चर थी। ये एक आखिरी सरकारी दौरा था जो कि उन्होंने किया था, इसके बाद उनका मज़ीद कोई सरकारी इवेंट नहीं हो सका। यहाँ से हम आगे बढ़ें तो गांधी जी के साथ उनकी पिक्चर है जो कि ली गई थी। और यहाँ पर एक और पिक्चर है जो कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें फ़ातिमा जिन्ना और कायद की बेटी दीना बाई कायद आज़म की कब्र पर जो हैं वो खड़े हुए हैं जहाँ पर उनकी पिक्चर ली गई थी जब कायद आज़म साहब का जो है वो इंतकाल हो गया था। यहाँ पर आपको एक पिक्चर
पिक्चर नज़र आ रही है ये 2004 की पिक्चर है और कायद आज़म की बेटी जब पाकिस्तान आई थी तो ये उस दौरे में पिक्चर ली गई थी। दिस इज़ द रीसेंट पिक्चर दे हैव। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये बात हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोगों को बार बार बताई जाती है कि कायद आज़म को जो है वो लाइब्रेरी का बहुत शौक़ था, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये उनकी तमाम तर जो हैं वो चीज़ें जो कि रिस्टोर की जा सकती थी, उनकी चेयर्स हो गई या उनकी बाकी कुछ किताबें हो गई। आपको सामने पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये कायद आज़म की अपनी लाइब्रेरी की पिक्चर है जो कि मुंबई में मौजूद था और ये उनकी एक और पिक्चर है जो कि उनकी अपनी ही लाइब्रेरी थी और ये दिल्ली में मौजूद थी जहाँ पर जो है ये पिक्चर ली गई है। यहाँ से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो ये उनका टेबल है जो कि आपको मुख्तलिफ़ पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर भी जो जो चीज़ें रिस्टोर की जा सकती थी उन तमाम तर चीज़ों को जो है वो रिस्टोर किया गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम मज़ीद आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में भी अगर आपको बताएं कि तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पूरे का पूरा जो है वो शेल्फ बनाया गया है। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये डाक के टिकट, नोट, सिक्के, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि जब हम पोस्ट करते थे, अगर आप किसी को, जैसे पहले मैसेजेस नहीं होते थे, डिजिटल दौर नहीं था, तो चीज़ों को जो है वो पोस्ट किया जाता था थ्रू पोस्टल। तो यहाँ पर जो है स्टैम्प्स जितनी भी हैं, पाकिस्तान पोस्टेज स्टैम्प्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उस दौर में चला करती थी जब कायद आज़म साहब जो है वो मौजूद थे। तो ये उस वक्त की हैं। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा सेट ऑफ पाकिस्तान कॉइन्स इशूड इन 1948 प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन 1 अप्रैल 1948। यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही है और ये तमाम तर कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं यानी कि सिक्के जो कि उस वक्त इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, कुछ और चीज़ें हैं लेकिन वहाँ पर लाइट्स ज़रा ऑफ हैं तो हम वो चीज़ें आपको दिखा नहीं सकते हैं। ये तमाम तरह डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो तमाम तरह चीज़ें हैं जिनको रिस्टोर किया गया है। और इनको रिस्टोर करने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि बंदा क्योंकि हमारी ये हिस्ट्री है, हम कायद आज़म को बानी पाकिस्तान कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करने की एक तहरीक चलाई थी। उसके बाद जिस तरीके से हमने उनकी पूरी एक जर्नी देखी जो कि हम अपनी सोशल स्टडीज़ में पढ़ा करते हैं, जो कि अगर पुरानी फ़िल्मों में उनकी जर्नी, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं उसमें हम देखते हैं कायद आज़म से जुड़े लोगों को जो उनके साथ कनेक्टेड थे या उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो हमारे बीच मौजूद थी, जो उन्होंने बताया। उसके बाद तमाम तर चीज़ें जो कि हमारे सामने मौजूद हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं और बड़ा ज़रूरी भी है कि आप अपनी जड़ों से कनेक्टेड हों और ये बड़ा ज़रूरी होता है कल्चरली। आप अपने रूट्स के साथ जब तक कनेक्ट नहीं होते, जब तक आपको पाकिस्तान की, जब तक आप जिस शहर में जिस भी जगह पर आप रह रहे हैं, आपके मुल्क की तारीख़ क्या है, आपका मुल्क किस तरीके से हासिल किया गया, आपके मुल्क को इस आज़ाद रियासत को हासिल करने के लिए क्या क्या जो है वो जोखिम उठाने पड़े, क्या क्या जो है वो तकालीफ उठानी पड़ी और किस किस तरीके से सर्वाइवल रहा, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, कहाँ कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो उनके लिए मुश्किल थी, आसान थी। आजकल के सिनेरियो की हम बात करते हैं तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद हो गया और हम तो खुश नहीं हैं, हमारे यहाँ तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। ज़रा उस वक्त में जाएं जब ख़ानदानों के ख़ानदान जो है वो बिछड़ रहे थे एक दूसरे से, जब उनके सामने आपके खूनी रिश्तों को जो है वो कत्ल किया जा रहा था या मारा जा रहा था या इतना तशद्दुद हो रहा था। और ये एक, आप ये नहीं कह रहे एक चिप्स के पैकेट की लड़ाई नहीं थी, ये एक जो है वो अलग वतन हासिल करने की लड़ाई थी और ये एक आसान लड़ाई नहीं थी। इसके लिए जो हिम्मत, जज्बा, जो जुनून चाहिए होता है ना, वो चाहिए था और वो उस वक्त के लोगों में था। हम ये कह लें कि हम जो है वो ताकत में बहुत ज़्यादा थे या तमाम तर चीज़ें थी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एक वो जज्बा चाहिए होता है, जो आपकी अंदर की आवाज़ है वो चाहिए होती है, जो कि बताती है कि भाई ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए और एक आज़ाद रियासत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जिस तरीके से हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं उस तरीके से फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे। आप भी जब यहाँ पर आएँ ज़रा हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, 14 अगस्त की तारीख़ के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से। और जैसा हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी ये चीज़ डिस्कस की कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कैसे बेहतर हो सकता है
क्या कुर्बानियाँ थीं, क्या तारीख़ थी, तो उसी तारीख़ को एक दफ़ा फिर से दोहराएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला जीवा साहब, जो कि जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी और पाकिस्तान जो है वो अलग रियासत, एक आज़ाद रियासत बन रहा था, तो तब अब्दुल्ला जीवा साहब भी उस तहरीक और उस तहरीक का हिस्सा थे। तो इनको वेलकम कहते हैं और इनसे कहते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अब्दुल्ला साहब, हम ज़रा पीछे जाएं, 1947 की बात करें। क्या हुआ था? आप कितने साल के थे उस वक्त? क्या इर्द गिर्द हो रहा था, वो बताइएगा। पाकिस्तान जब बना है 47 में मेरी एज थी तकरीबन 9-10 साल की थी। इतना तो याद पाकिस्तान बना, हम बाय शिप जो थे बम्बई से कराची ट्रांसफ़र हुए थे। अच्छा, बाय शिप या जहाज़ के ज़रिए आप लोग आए थे। तो वहाँ पर जिस तरीके से हम तारीख़ पढ़ते हैं, हमें बताया जाता है कि बहुत एक मुश्किल वक्त था लोगों पर। लोगों की जानें ज़ाया हुई, लोगों से लोगों के रिश्ते छूट गए। आप बताइए कि जब हो रहा था, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, फैमिली सारे यहाँ आए या कुछ वहाँ रह गए, उसको ज़रा बताइएगा। इसके बारे में मेरे वालिद को इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, तो उस लिहाज से हम लोग जो थे अपने पूरे ख़ानदान समेत पाकिस्तान वजूद में आने से पहले कोई 15-20 दिन पहले हम यहाँ पर कराची ट्रांसफ़र हो गए थे। और हम जो छोटे से मैं मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे 2-3 भाई और थे, वो लोग हम लोग पीछे रह गए थे और ख़ानदान वाले आ गए थे। तो इसके बाद हम आए हैं और बाय शिप आए हैं बम्बई से। तो जैसे हम बात करते हैं कि लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास रहने को नहीं था, सब कुछ तो लोग पीछे छोड़कर आ गए थे। वहाँ बम्बई में भी पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमें पाकिस्तान की तरफ हमें आना पड़ा, समझे। वहाँ पे हिंदू गर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो कुछ सियासतदान ऐसे थे जिन्होंने मेरे वालिद को मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान निकल जाएं यहाँ से। इस वजह से हम लोग जैसे आपने बात की ना कि वहाँ पर भी हालात बड़े ख़राब हो गए थे, हिंदुइज़्म बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है वो अलग वतन का मुतालबा किया गया। तो उस वक्त कितना, अब जैसे हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा जब दिल करता है हम आज़ाद हैं, हम अपने ख़यालात में आज़ाद हैं, अपने कल्चर में आज़ाद हैं, अपनी सकाफ़त में आज़ाद हैं। यही मुसलमान जब वहाँ पर था 1947 से पहले की हम बात करें, तो क्या मुसलमान इतना ही आज़ाद था जितना आज है? मुसलमान बम्बई के अंदर ज़्यादा तफरीक नहीं थी हकीकत में, लेकिन जब ये पाकिस्तान के वजूद का वक्त आया, उस वक्त बहुत बढ़ गया था। ये सियासतदानों ने ख़राब किया था, हिंदू सियासतदानों ने। तो उसका फ़ायदा जो था वो वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी थे उन्होंने भी उठाया, समझे। और उस वजह से हमारी वहाँ पे राशन की दुकान थी मेरे वालिद की, तो वहाँ पे हमेशा रश रहता था हमारा यहाँ। तो हमें मजबूरन वहाँ से आना पड़ा यहाँ इस तरफ, क्योंकि ये थी कि दुकान लूट जाती, कुछ कत्लो करात हो जाती। उससे कबल हम पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो गए। अब ये देखें ना, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पर आप लोगों का अपना कारोबार था और वहाँ से जब आप यहाँ शिफ्ट हुए तो खाली हाथ थे, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा ऐसा। भाई उस वक्त आते वक्त जब एक इस इंसान को पता चल जाता है कि मुझे यहाँ से जाना है, तो वो अपना बंदोबस्त करके रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये बताएं कि जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे मुसलमान थे उस वक्त, जो मुसीबतें लोगों पर थीं, क्या मुसीबतें थीं जो आजकल हमें तो पता ही नहीं है। हम बस जुमलों में कह देते हैं कि बहुत मुसीबत थी, बस बात ख़त्म। वहाँ पे ग्रुप बंदी थी,
बम्बई के अंदर। इस ग्रुप का बंदा वहाँ पर जाए तो मार डालते थे, और इस ग्रुप का बंदा इस तरफ आए तो उसको मार डालते थे। ये पोजीशन थी। तब आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये जो तहरीक चल रही थी, अभी ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन की तहरीक थी, काफ़ी सालों से ये तहरीक चल रही थी कि अलग। अब उस वक्त मेरी उम्र भी क्या थी, तो इतना तो याद नहीं हो रहा कि कितने अरसे से चल रही थी, समझ नहीं। एक तहरीक होती है ना, आप जिस तरीके से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में ये परेशानी है। अब मैं वही बात कर रही हूँ कि वो तहरीक कौन सा 2 दिन की तहरीक थी, वो कितने सालों से वो तहरीक चल रही थी, और लोग मजबूत थे कि नहीं, हमने अलग रियासत लेनी है। अब देखो, इंडिया के अंदर बम्बई हो चाहे दिल्ली हो, कोई बड़े बड़े शहरों के अंदर आबादी जो थी हिंदुओं की ज़्यादा थी, हम मुसलमान थोड़े थे। इस वजह से हमें अपनी एहतियात की खातिर इक़दाम उठाने पड़ते थे। मतलब अगर आपने मस्जिद जाना हो नमाज पढ़ने, नहीं, तसव्वुर भी घर में पढ़ लेते थे। घर में पढ़ लेते थे। क्या ख़तरा होता था अगर आप जा रहे हैं बाहर नमाज पढ़ने? उठा लिया और मार के फेंक दिया। अच्छा, यहाँ पर जब लोग आए पाकिस्तान में, जब अलग रियासत बनी, तो लोग, जाहिर सी बात है, कुछ लोग अपना बंदोबस्त करके आए, कुछ खाली हाथ थे, कुछ के आधा ख़ानदान आया, कुछ का आधा छूट गया। जैसे आप बता रहे हैं, कत्लो गारत सब कुछ आम था। दोबारा से नए सिरे से शुरू करना, या जब पाकिस्तान वजूद में आया तो लोगों को उस वक्त तसल्ली थी, मुतमईन थे कि हाँ, अब हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक्चुअली सही में अब बताऊँ दूँ आपको, तो हम लोग टेम्परेरी आए थे। अच्छा। लेकिन मेरे वालिद का डेथ हो गई यहाँ पे पाकिस्तान में 48 में, तो हम मजबूर हो गए, यहाँ अटक गए। और फिर अभी तक जब मैं बम्बई वापस नहीं गया हूँ, और आज तक। ऐसा दिल किया है कभी आपका कि जाऊँ? दिल किया है कभी कि जाऊँ? देखने को जो चीज़ आता है हर एक का। देखने को तो बहुत सारी जगह हैं देखने की, लेकिन बम्बई बहुत उम्दा शहर है, बहुत उम्दा शहर। वो मिक्सचर है वहाँ पे, आबादी एक कौम की नहीं है, सब हैं। अब उस लिहाज से वहाँ पे इतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन हम जो थे, क्योंकि हम व्यापारी थे, तो इस वजह से हम टारगेट में थे। अच्छा, आखिर में जो हमारी आज की नौजवान नस्ल है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान से बाहर जाओ। पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान में सब कुछ है, और पाकिस्तान जैसा जो है मजबूत और हर चीज़ के लिहाज से कामिल पाकिस्तान है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 22 साल सऊदी अरब में निकाले, 4-5 साल मैंने अमेरिका में निकाले। मैंने वहाँ पे भी देखा और यहाँ पे भी देखा, समझे। उसका तनाज़ा में मैंने उसका जो है वो मुकाबला किया मैंने, और मैंने वो सब कुछ देखा। जब मैं पाकिस्तान आया था, उस वक्त मेरी एज जो थी वो 9 या 10 साल की थी। 9 या 10 साल थी, और उसके बाद से लेकर अब तक माशाल्लाह पाकिस्तान में आबाद हुए। और उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जनरेशन्स हैं, जनरेशन्स टू जनरेशन, जो पाकिस्तान का हिस्सा बनी। यहाँ पर लोगों ने अपने कारोबार सेट किए, सेटल डाउन किए। और जिस तरीके से हम लोग अभी बात कर रहे होते हैं कि आने वाली नस्ल को हम ये बता सकते हैं कि हमने अपने दौर में ये देखा था, तो इसी तरीके से ये भी एक दौर था जो कि गुज़रा, जो कि कठिन वक्त था। 2 कौमी नज़रिया के तहत जो है वो पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तहत वजूद में आया, और एक ऐसी रियासत जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, एक मज़बूत रियासत। हम हमेशा यही बात करते हैं कि पाकिस्तान में चाहे लाख बुराइयां कह लें हम,
लाख मसले कह लें हम, वो वहाँ पाकिस्तान में रहने वालों के जनरेट किए हुए। पाकिस्तान का उसमें कोई कसूर नहीं है, हमारी इस धरती का उसमें कोई कसूर नहीं है। अक्सर और बेशतर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं लगता, हम अपने जज्बात में कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसकी वजह से हमें रियलाइज़ बाद में होता है कि वो चीज़ जो है वो गलत है या वो बात हमने गलत कह दी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि 14 अगस्त करीब है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तमाम तर चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइव किया जाए, उनको जाना जाए, ताकि हमारे साथ साथ आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी ऐसे शख्स के पास आया जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए जिनके पास जो है वो एक वास्ट एक्सपीरियंस भी हो और इन्फॉर्मेशन का जो है वो एक पूरे का पूरा आप कह लें कि एक बॉक्स हो जो कि वो हमारे साथ और आपके साथ शेयर कर सकें। तो इसी अस्ना में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अवैस तौहीद साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ जो हैं वो तज्ज़ियाकार भी हैं। इनको करते हैं वेलकम और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम शाइस्ता, वेलकम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। साल तो ये बताइएगा वैसे जिस तरीके से हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, क़याम पाकिस्तान की, तो अगर हम बात करें पीछे चले जाएं तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? क़याम पाकिस्तान का क़याम आखिर ज़रूरी क्यों था? देखिए शाइस्ता, अगर हम पीछे नज़र डालें तो ज़ाहिर बात है कि ब्रिटिश राज था, बरतानवी साम्राज्य थी और उसने कुचला हुआ था बर सग़ीर में जो पॉपुलेशन थी, जो लोग थे। और उसके अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से, जो 1945 के अंदर ख़त्म हुई, उस वक्त एक बड़ी मुहिम चली कि अब बरतानवी जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनसे आज़ादी हासिल की जा सकती है। और ऑल इंडिया कांग्रेस थी जिसके अंदर मुसलमान भी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ख़ुद मोहम्मद अली जिन्ना एक ज़माने में उसके मेंबर थे। लेकिन वो तसव्वुर टूटता जा रहा था और वो ये समझ रहे थे कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, बड़े बड़े लीडर थे वो, लेकिन इनके विजन के अंदर मुसलमान जो हैं, करोड़ों मुसलमान, जब आज़ादी हासिल होगी तो ये जिस हुकूमत का क़याम करना चाहती है ऑल इंडिया कांग्रेस, वो शायद उसमें मुसलमानों की माशी और माशरती तरक्की नहीं हो सके, क्योंकि कई सदियों से जब से बरतानवी साम्राज्य आए थे, कॉलोनियल जो हमारा पास्ट रहा था, उसके अंदर मुसलमानों की तरक्की नहीं हो रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने एक विज़न देखा और देखा कि मुस्तक़बिल के अंदर ये जनूबी एशिया के अंदर जब बरतानवी यहाँ से निकल जाएंगे और ये सबसे अच्छा मौका है, तो उसके अंदर क्यों ना मुसलमानों की जो अलग रियासत है उसका क़याम जो है वो होना चाहिए। आपको पता है अल्लामा इकबाल साहब उससे पहले एक तसव्वुर दे चुके थे, शायर मशरिक़, और जो रहमत अली साहब थे वो लंदन के अंदर उन्होंने के एक पूरा मकाला लिखा था और उसके अंदर एक पाकिस्तान का लफ्ज़ उन्होंने उसमें प्रोया था कि इंग्लिश में मजमून था और उसके अंदर पाकिस्तान का लफ्ज़ था कि पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना को इन सारे साथियों की एक तरह से काफ़िला बनता गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने जब शुरू में ये तहरीक शुरू की तो उस वक्त तो बड़ी मुखालफत हो रही थी कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हुई और फिर आप देखिए कि ऐसा काफ़िला बना, एक ऐसा सैलाब बना जिसके अंदर लोगों ने पाकिस्तान के नाम पर एक जर्नी टू द प्रॉमिस लैंड जो है वो कुर्बानियाँ दे के हमारे आपके आबा अजदाद ने, ये जो सामने हमारे खड़े हैं प्रोड्यूसर हैं कैमरा में, इनके आबा अजदाद ने और पूरे इस वक्त पाकिस्तान में जो बस रहे हैं लोग, उनके आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। जो यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने भी, और जो वहाँ से हिंदुस्तान से आए, ट्रेन के अंदर आए, काफ़िलों में आए, अपनी अपनी बड़ी जायदादें छोड़ी और लब्बैक कहा मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों को, और एक कुर्बानियों का एक सैलाब समझ लें। और उसके बाद हमें ये एक जज़ीरा मिला जो इस वक्त जिसके अंदर मैं और आप, हमारे और आपकी यंगर जनरेशन जो क़यामत तक इंशाल्लाह कायम रहेगा, कायम दायम रहेगा। तो ये एक तसव्वुर था जिसका आज हम देख रहे हैं कि, और उसके अंदर शाइस्ता बहुत सारे लोग थे। जिस तरीके से आपने भी बात की ना, वैसा आपने जैसे कहा कि पूरा
मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पूरा एक लश्कर था, पूरा एक काफ़िला था, और ये एक तवील जंग थी, ये आसान जंग नहीं थी कि आपने 1 दिन 2 दिन या महीने का काम नहीं था। अब जैसे हम उस लीडरशिप को देखते हैं कि उस लीडरशिप में हमने देखा कि पूरे की पूरी एक अलग एक आज़ाद रियासत मिली हमें। आज की लीडरशिप से जब हम आवाज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं। अगर हम आज पाकिस्तान को ठीक करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग आज भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, लोगों के अंदर आज भी जोशो जज्बा मौजूद है, पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी मौजूद है, लेकिन उस तरीके की लीडरशिप नहीं है जो लोगों का एक शिकवा है। तो आप मुझे बताएं कि एक लीडरशिप कितनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, बरसग़ीर के अंदर ख़ास तौर पे हमारे रीजन के अंदर लोग हीरोज़ की तलाश में होते हैं, लीडर्स की तलाश में होते हैं जो उनको सही रास्ता बता सकें, सही सिमत इस्तवार कर सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ शाइस्ता 2 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, कि जो हर तरह की सोच के जो लोग थे उन्होंने कायद मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न से अपने अपने तौर पर उसकी तशरीह भी की। यानी कि 11 अगस्त 1947 की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली या दस्तूर साज असम्बली से जो तकरीर फरमाई थी कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर वर्शिप्स ऑफ योर ओन चॉइस। सर, रियासत कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं, आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, जो मुल्क है पाकिस्तान जो होगा, और उसके अंदर आप यानी कि रियासत और आपके सोच फ़िक्र का लेना देना नहीं होगा। और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान का प्योरली मतलब जो है वो इस्लामिक एक करना था जिसके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना अगर कुछ अरसे वो ज़िंदा रहते तो शायद जो उनका विज़न था वो उसकी तशरीह एक हमें और उसकी ताबीर बेहतर तरीके से सामने आती। फिर लियाकत अली ख़ान साहब आप देख लीजिए, वो शहीद कर दिए गए, और उसके बाद फिर फ़ौजी अदवार का सिलसिला शुरू हुआ। एक यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि 26 साल के बाद एक बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे हमें दस्तूर 1973 जिसमें सियासी जमातों का मोर और लेस एक इत्तफाक सामने आया जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, और 71 में हमने मशरक़ी पाकिस्तान बदकिस्मती से खोया। तो उसके बाद हम ये समझते हैं कि हमें हमारे जहनों में ये सवाल अब होना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ जो सारी अक़लियतें हैं, जो सारी माइनॉरिटीज़ हैं, मैं उनको इस तरह नहीं समझता, वो पाकिस्तानी शहरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, और क्या उनको वही मसावी हकूक़ मिल रहे हैं? क्या हमने तफर्रुक़ात तो नहीं किया? उसी की बुनियाद पे हमने ये आज़ाद मुल्क हासिल किया था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाबात हमें हमारे लीडरशिप को, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नई लीडरशिप, बदकिस्मती से नई लीडरशिप जो सियासी लीडरशिप है या माजी में जो फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, शायद जो हम एक आइडियल्स है अल्लामा इकबाल या फिर कायद मोहम्मद अली जिन्ना, शायद उनकी ताबीर हम हासिल ना कर सके हों, लेकिन हमने बहुत तरक्की की है। यानी कि बबूल के कांटों से पहले फ़ाइलें होती थी शाइस्ता, तो यूनिवर्सिटीज़ बन गई, कॉलेजेस बन गए, मैंने और आपने यहीं पे तालीम हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप ये देखिए कि एटॉमिक पावर बन गए, न्यूक्लियर पावर बन गए, हम जो है हमारे जो है टैंक हम बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, जहाज़ बना सकते हैं। अब मानना यह है कि हीरोज़ इस सियासी लीडरशिप से ढूंढने चाहिए, या हमारे जो आप जो बात कर रही थी जो सियासी लीडरशिप, जो मेरे ख़्याल में तंग नज़री का भी शिकार है, और शायद वो फ्यूचर जनरेशन को आगे कई दिहाइयों तक एक विज़न देने में शायद गैर फाल रहे हैं या नाकाम रहे हैं बहुत सारे लोगों के नज़र में। जो मैं जो आपसे आखिरी 1-2 जुमले बोलना चाह रहा था इस सवाल के जवाब में, कि हम बेसिकली जो हमारे कदम जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम ही समझते हैं कि हमें तारीख़ में अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ, कायद मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न और एक फ़लाही रियासत की तरफ हमारे
कदमों का बढ़ना, वो मुझे लगता है कि हमें आगे लेके जा सकता है और उस विज़न की तकमील जो हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाबों के ख्वाब थे, शायद उसकी तकमील हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस ब्रीफ तरीके से उन्होंने तमाम तर चीज़ों को बताया कि कहाँ कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही होती है किसी भी कौम की तरक्की में सबसे अहम किरदार जो होता है वो नौजवानों का होता है। और जिस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल मायूस नज़र आती है, तो वैसे तो कहते हैं मायूसी कुफ्र है, मायूस होना नहीं चाहिए इंसान को। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अभी अगर हम गुज़िश्ता चंद माह की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनकर दुनिया भर के सामने जो है वो आया है और जिस तरीके से जो है वो प्लानिंग्स की जा रही हैं, स्ट्रेटिजिक प्लानिंग्स की बात कर लें। लेकिन अगर हम अंदरूनी मसाइल की बात करें, वहाँ पर तालीम सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तमाम तर लोगों को दोबारा से अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर हम बात कर लें हमारी हुकूमतों की, हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि जो है वो किसी न किसी तरीके से बेहतरी की तरफ कदम उठाए जाएँ, चाहे स्लोली उठाए जाएँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो हम आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ता हुआ एक बेहतर पाकिस्तान में और आप हम सब लोग देखें। और हमारी ये दुआ भी है और जितना भी मैं कहती हूँ कि जिसकी जितनी जो है वो सख्त है या जितना भी कोई भी इंसान जितना भी कर सकता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से आप सबको जो है वो एडवांस में 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जो है वो ताक़यामत आबाद रहे, शाद रहे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।